हेलो एवरीवन। चलिए आज मैं शुरू करती हूँ। कुछ वाक्य जो आप अपने डेली लैंग्वेज में यूज़ करिए, और ये सेंटेंसेस इतने आसान हैं, 2 या 3 शब्दों के बने हुए सेंटेंसेस। इनका इस्तेमाल अगर आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो आपको भी बोलना आसान लगेगा, और अगला भी जो सुनेगा उसको ये नहीं समझ में आएगा कि आपको इंग्लिश अभी धीरे धीरे आ रही है या आप इंग्लिश सीखने के क्रम में हो, बल्कि उनको ये महसूस होगा कि आपको इंग्लिश आती है। तभी तो आप ऐसे शब्द इतने फ्लुएंट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटा ये सारे के सारे मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो मैंने कोशिश किया आज, हो सकता है 1-2 इधर का हो या उधर का हो, लेकिन ज़्यादा सेंटेंसेस आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लगेंगे। एक्सक्लेमेटरी का हिंदी होता है बेटा विस्मय बोधक। मतलब जो विस्मय यानी एक अमेजमेंट, एक सरप्राइज के साथ कोई बात व्यक्त की जाती है ना, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। अब ध्यान से सुनना किस तरह के वाक्य एक्सक्लेमेटरी वाक्य होते हैं। जैसे मान लो किसी ने किसी के साथ थोड़ा बुरा बर्ताव कर दिया और आपको लगेगा यार क्या है, कितना खराब से उसने व्यवहार किया उसके साथ, है ना। तो इसका मतलब है कि कितना गंदा, कितना नीचता भरा, है ना, कितना गंदा। अगर आप ये बताना चाहते हो कितना गंदा, तो कहोगे हाउ डिस्गस्टिंग। कितना गंदा, हाउ डिस्गस्टिंग। इसका मतलब है कि आप बताना चाह रहे हो कि कितना गंदा व्यवहार था, तो आप कहोगे हाउ डिस्गस्टिंग। इसका मतलब है कितना गंदा। अब देखो व्यवहार मैंने नहीं बोला, अगर मैं बोलूंगी तो उसका मतलब मुझे हाउ ने फिर मुझे व्हाट से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बिहेवियर लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या कहा, छोटे सेंटेंसेस लगाइए आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप व्यक्त कर सको कम से कम शब्दों में। इसका मतलब कोई भी चीज़ गंदा दिखे, कोई व्यवहार गंदा दिखे, कोई वस्तु गंदा दिखे, कुछ अजीब सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, आपको बुरा लगे, ऐसा कोई करता है यार, हाउ डिस्गस्टिंग, है ना। ऐसा व्यवहार कोई होता है, हाउ डिस्गस्टिंग। यार इतने गंदे तरीके से ये लोग रहते हैं, हाउ डिस्गस्टिंग। यानी कि मैंने क्या किया, बहुत अलग अलग सिचुएशन की बात की और मैंने सीधा लगा दिया हाउ डिस्गस्टिंग। इसका मतलब है मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं अलग अलग सिचुएशन को अगर एक्सप्लेन करूंगी तो मुझे बहुत सारे शब्द चाहिए जो रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ोगे इंग्लिश तो सीख जाओगे। लेकिन 2-2 शब्दों के इंग्लिश की बात मैं अगर करूं तो मैंने क्या कहा, कितनी गंदी जगह है, कैसे लोग यहां रहते हैं, हाउ डिस्गस्टिंग, है ना, कैसा व्यवहार है, छी, हाउ डिस्गस्टिंग। इसका मतलब है कितना गंदा। अब देखो नेक्स्ट आओ, हाउ ह्यूमिलिएटिंग। ह्यूमिलिएट करने का मतलब होता है बेटा किसी का इंसल्ट करना, है ना। कोई घर आया, आपने उसे पानी तक नहीं पूछा, आपका इतना गंदा व्यवहार और कितना अपमानजनक व्यवहार था आपका, हाउ ह्यूमिलिएटिंग। कैसे आप ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो, हाउ डिस्गस्टिंग। ऐसा इंसल्ट, किसी को दरवाजे से भगा दिया आपने उसको इतना अपमान किया, हाउ ह्यूमिलिएटिंग, यानी इतना अपमानजनक, है ना। किसी को आपने बुलाया और उसके बाद उसको आपने पानी तक नहीं पूछा, हाउ ह्यूमिलिएटिंग, है ना। चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया, उसको 3rd रो में बिठा दिया, हाउ ह्यूमिलिएटिंग। देख रहे हो मैंने क्या कहा कि किसी को आपने सम्मान के साथ बुलाया, चीफ गेस्ट के जैसा बुलाया, आगे नहीं बिठा के उसको पीछे बिठा दिया, हाउ ह्यूमिलिएटिंग। मतलब आपने उसका इंसल्ट किया, इतना अपमानजनक। बहुत कुछ नहीं बोला मैंने, क्यों, नहीं आती इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप क्या कहोगे, हाउ ह्यूमिलिएटिंग। समझ जाएगा कि अरे यार ये बता रहा है कितना अपमानजनक था। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है अपमान करना, तो ह्यूमिलिएटिंग का मतलब अपमानजनक। और अगर कहोगे ना यार कितना खराब बेचारा, है ना, दया आ रही है आपको उस पर दया आ रही है कि आप बताओ कि उसे आपने अंदर आने तक नहीं दिया, हाउ ह्यूमिलिएटिंग। ठीक है, इतना गंदा व्यवहार आपका, हाउ डिस्गस्टिंग। यार ऐसा व्यवहार, व्हाट अ पिटी। व्हाट अ पिटी का मतलब आपको दया आ रही है कि क्या है यार ऐसा सिचुएशन, व्हाट अ पिटी। यहां पे हमें क्या वैक्सीन के भी पैसे देने पड़ेंगे अब, व्हाट अ पिटी।
क्या ये बीमारी हम लेके आए थे इंडिया में? हम क्यों पैसे दें और हमें मतलब आम जनता को भी पैसे देने पड़ेंगे क्या? वॉट अ पिटी। ठीक है, वॉट अ पिटी का मतलब होता है यार आप उस पर दया कर रहे हो कि ऐसी हालत है ना। यानी किसी ने कभी ओलंपिक में मेडल जीता और आज उसे खाने के लाले पड़ रहे हैं। वॉट अ पिटी। देख रहे हो, मतलब आप बता रहे हो कभी कितना अच्छा सिचुएशन था, आज ये हालत है। वॉट अ पिटी। जैसे पता चला है कि टीपू सुल्तान के कुछ वंशज है जो आप आज वो रिक्शा चला रहे हैं और उनको अपने खाने का भी जुगाड़ नहीं हो पाता है। यानी कि टीपू सुल्तान के वंशज को का ये हालत। वॉट अ पिटी। यानी आप दया करते हो तो यूज करते हो वॉट अ पिटी। ठीक है, देखो समझो ध्यान से, इसका इस्तेमाल समझो। बेटा पुअर का मतलब तो गरीब होता है। कहोगे मैम पुअर का मतलब तो गरीब होता है, लेकिन पुअर का मतलब गरीब तो होता है, लेकिन गरीब के अलावा बेटा बेचारा भी होता है। अगर मैं कहूंगी कितना परेशान है पुअर बॉय, है ना, लड़की देख रही हूं मैं, यार कितनी परेशान है एग्जाम के कारण, कैसी हालत हो रही है इसकी, पुअर गर्ल, है ना। अगर मैं कहूंगी बेचारा, पुअर बॉय, बेचारी, पुअर गर्ल। देखो जो मैंने अभी तक पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है? हाउ डिस्गस्टिंग। देखो स्पेलिंग याद रखना बेटा, इसलिए आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट मैंने कहा हाउ ह्यूमिलिएटिंग, यानी कितना अपमानजनक। वॉट अ पिटी, यानी कि आपको जब दया आ रही है किसी चीज पर या किसी व्यक्ति पर तो वॉट अ पिटी। और मैं आ रही हूं पुअर बॉय, पुअर गर्ल। जैसे मुझे याद है मैंने स्कूल में एक बार किसी को ऐसी लड़के लड़कियों में हमेशा लड़ाई झगड़ा तो होता रहता था स्कूल में, तो मैंने एक बार एक लड़के को कह दिया पुअर बॉय। वो जाके प्रिंसिपल को शिकायत कर दिया कि मैडम, जो प्रिंसिपल थी वहाँ पे सिस्टर होती थी हमारी तरफ, क्योंकि वो लोग नन्स होती थी कॉन्वेंट स्कूल में। उसने जाकर सीधा कह दिया सिस्टर को और अपनी क्लास के मैडम को भी, दोनों को, कि नीतू मुझे गरीब बोल रही है। और उसके बाद क्या हुआ, पूरे क्लास में हल्ला कि नीतू को शायद घमंड है अपने आप पर, नीतू ने उसे गरीब बोला। भाई मैंने पुअर बॉय बोला था, इसका मतलब बेचारा, ठीक है ना। और इस चीज को पूरा फेमस हो गया कि इसे गरीब बोला गया है। अदरवाइज बाद में तो ठीक है, सब लोग समझ गए क्या मतलब था इसका, बट आई हैड टू एक्सप्लेन, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा। ठीक है, तो इट्स पुअर बॉय का मतलब होता है बेचारा एंड पुअर गर्ल का मतलब बेचारी। ठीक है, क्लियर। जैसे कई बार कहते हैं कुछ, जैसे बिल्ली होती है भीग रही होती है बारिश में, कहते हैं पुअर कैट, पुअर कैट मतलब बेचारी बिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट आओ, जो बहुत सुंदर चीज दिखे, कहते हैं क्या, मैंने क्या कहा, आप एक्सक्लेम करोगे बेटा, हाउ ब्यूटिफुल। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपके चेहरे की भावना भी इंपॉर्टेंट होती है। बिना भावना के अगर आप बोलोगे ना हाउ ब्यूटीफुल, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको भावना के साथ बोलना पड़ेगा हाउ ब्यूटीफुल, तब लगेगा अरे कितना सुंदर, है ना। कई बार ऐसे ही होता है, बहुत गंदी है कोई देखने कहते हैं हाउ अगली, है ना, लेकिन चेहरे का बनावट भी तो देखना चाहिए आपको कि देख के उसको आपको गंदा लग रहा है, हाउ अगली, है ना। एंड हाउ ब्यूटीफुल यानी कितना सुंदर। देखो दिया ध्यान से, देख रहे हो सिर्फ दो दो शब्द, मैं इसलिए दो दो शब्द बोल रही हूं, क्यों, क्योंकि आप बड़ा सेंटेंस बोलने के अगर पोजीशन में नहीं हो तो क्या यूज करोगे, तब तो ऐसे ही सेंटेंसेस यूज करोगे ना। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है ना। जैसे किसी ने कुछ बोला आपको लगेगा यार बकवास कर रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, कहोगे व्हाट नॉनसेंस। ठीक है, अगर मैं कहूं कि भाई देखो वहां पे सभी लोग बिल्कुल बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग घूम रहे हैं फिर रहे बिना मास्क के, कहोगे व्हाट नॉनसेंस, ये कैसे, क्या बकवास कर रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, है ना। क्यों, क्योंकि यहां तो पुलिस 2-2 हज़ार का चालान कर रही है। व्हाट नॉनसेंस, आई डोंट बिलीव यू, मुझे तुम्हारे पर भरोसा नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम, बकवास कर रहे हो। व्हाट नॉनसेंस का मतलब क्या बकवास है। व्हाट नॉनसेंस कैसे बोलोगे, व्हाट नॉनसेंस मतलब चेहरे का एक्सप्रेशन बताता है कि तुम बकवास कर रहे हो, जो बोल रहे हो वो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ब्रावो, शाबाश, है ना,
जब आप कोई बहुत अच्छा काम करते हो ना, अगर आपने रेस जीत लिया, मेरे टीम से हो और आपने रेस जीता और मुझे लगा अरे गोल्ड मेडल एक आ गया हमारे टीम को, मैं कहूंगी ब्रावो, यानी कि शाबाश। क्या करूंगी? पीठ थपथपा के कहूंगी ब्रावो, यानी कि शाबाश, यू हैव डन वेल, है ना, यू रन वेल, मतलब तुम बहुत अच्छा दौड़े, तुम बहुत अच्छा किए। ब्रावो मतलब शाबाश। देखो ये वर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ इसका मीनिंग जो है एक ही है, शाबाश। कब कहते हो? शाबाशी देने के लिए। कब? जब कोई बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए कभी कोई अच्छा काम करे आप सीधा कहो ब्रावो, यानी कि शाबाश। ठीक है, नेक्स्ट आओ। किसी को कहते हैं बकअप। बकअप तब करते हो जब उसको एनकरेज करना चाहते हो, है ना। बकअप मतलब एनकरेज। मान लो रेसलिंग चल रहा है, उसमें एक प्लेयर मेरा है, मेरे टीम का है, और अभी बस फाइट चल रहा है, मैं चाहती हूं कि वो पटक दे उसको, मैं कहूंगी बकअप, यानी मैं ऐसे शब्द बोल रही हूं जिससे उसमें जोश आए, एनकरेज हो और वो अगले को पटखनी दे दे, यानी कि बकअप का मतलब हुआ कि एनकरेज हो जाओ, अच्छा करो, और है ना, पूरी ताकत लगा दो। यानी कि मैं इतने सारे हिंदी शब्द नहीं बोल के सीधा कहूं बकअप, इसका मतलब है मैं एनकरेज कर रही हूं उस व्यक्ति को। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ। अब आपने बहुत अच्छा किया है एग्जाम में, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और मुझे अच्छा लगा, मैं चाहती हूं आप इसको जारी रखना, है ना, आप ऐसे ही मार्क्स लाते रहना। तो मैं कहूंगी गुड, कीप इट अप। कीप इट अप का मतलब होता है यही जारी रखना। आपने कोई अच्छा काम किया, आपने कहा कि मैम आज मैंने कुछ गरीबों को खाना खिलाया, या उन लोगों को, किसी अंधे को मैंने रोड क्रॉस कराया, मैं कहूँगी गुड, कीप इट अप, मतलब जो अच्छा काम कर रहे हो आप उसे जारी रखो। यानी कोई काम अच्छा कर चुके हो और मैं चाहती हूँ वैसे ही काम आप जारी रखो, अच्छे मार्क्स ला रहे हो और मैं चाहती हूँ वैसे ही आप आगे जारी रखो, तो मैं कहूँगी कीप इट अप। ठीक है, जो किए हो उसी को कीप अप करो, यानी कि कीप इट अप। देखो नेक्स्ट आओ। कहते ना भाड़ में जाओ, नजर से दूर हो जाओ, है ना, भाड़ में जाओ, नजर से दूर हो जाओ। ऐसे कंडीशन में आप क्या वर्ड यूज करोगे? गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट का मतलब भाड़ में जाओ, यानी कि मैं काम कर रही हूं तो मुझे तंग कर रहे हो, आके मैं कहूं गेट लॉस्ट, यानी कि एकदम निकलो यहां से, जाओ यहां से। गेट लॉस्ट बताता है लूज का फॉर्म नहीं है। यहाँ पे ये सोचोगे कि लूज का फॉर्म हम यूज करें, लूज का मतलब तो मैम खोना हुआ। बेटा गेट के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और यहाँ पे इसका मतलब नहीं कि खो जाओ, इसका मतलब है नजर से निकल जाओ, डिसअपियर मतलब गायब हो जाओ, तुम भाड़ में जाओ। यहाँ लूज का ही थर्ड फॉर्म है, लेकिन गेट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और यहाँ पे वो शाब्दिक अर्थ लूज वाला नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि हर वर्ड का एग्जैक्ट इंग्लिश करने की कोशिश मत करना, है ना। इसलिए गेट लॉस्ट का मतलब हुआ भाड़ में जाओ, नजर से दूर हो जाओ। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर? नेक्स्ट आओ। एग्जाम आने वाला है, आप थोड़ा सा हिम्मत जुटा लो और रेडी होना शुरू हो जाओ, रेडी हो जाओ। सो व्हाट इज गियर अप? इसका मतलब होता है रेडी हो जाओ। जैसे गियर अप फॉर द फाइनल एग्जाम, मतलब पढ़ना शुरू कर दो, तैयार हो जाओ। गियर अप का मतलब होता है तैयार होना। गियर अप फॉर द फाइनल एग्जाम, समझ रहे हो, उसके लिए तैयार हो जाओ। गियर अप फॉर द फाइनल ऑफ एनी, कोई भी जैसे कंपटीशन है ना, आपका कोई ग्रैंड फिनाले होने वाला है जिसमें आप वहां तक पहुंच चुके हो, तो क्या कहेंगे? गियर अप फॉर द ग्रैंड फिनाले। ग्रैंड फिनाले इसका मतलब है ग्रैंड मतलब भव्य, फिनाले बना है फाइनल से, यानी गियर अप फॉर द ग्रैंड फिनाले, इसका मतलब है जो फाइनल होने वाला है उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। सो गियर अप का मतलब हो गया क्या? तैयार हो जाओ। गियर अप का मतलब तैयार हो जाओ। देखो कोई प्रॉब्लम बताओ? नेक्स्ट आओ। खुश हो जाओ। जैसे आप बैठे उदास बैठे हो, एकदम उदास से लग रहे हो, मैं कहूंगी क्या हुआ? ठीक है, लाइफ में ऐसा होता है, चीयर अप, है ना। कई बार ऐसा होता है जैसे हार के बैठे हुए हो या हार के आए हो घर, है ना, या किसी एग्जाम में नहीं हुआ तो एकदम उदास बैठे हो, मैं कहूँगी कोई बात नहीं, है ना।
गियर अप फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, अगले एग्जाम की तैयारी करो। चीयर अप, चीयर अप का मतलब चेहरे पे स्माइल लाओ, खुश हो, है ना, खुश हो जाओ, चेहरे पे स्माइल ले आओ। मतलब आप इतनी बुझे बुझे मत रहो। क्या कहा? गियर अप फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, चीयर अप, चीयर अप का मतलब खुश हो जाओ। देखो ध्यान से, कोई प्रॉब्लम बताओ। और अगर कोई बहुत बुरी खबर सुनते हो आप, जैसे मान लो आपने सुना कि किसी का डेथ हो गया, कहोगे हाउ सैड। हाउ सैड का मतलब कितने दुख की बात है। हाउ सैड मतलब कितने दुख की बात है। रिमेंबर रखना एक चीज बेटा, याद रखना, इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, वी मेक इट डिफिकल्ट। द रीजन इज, पहले आप छोटी चीजें नहीं सीखते हो। पहले मैडम इसको कैसे बोलेंगे, अरे यार पहले उसके लेवल के सेंटेंस बनाना तो आ जाए, फिर बोलोगे ना, है ना। इसीलिए पहले छोटे सेंटेंसेस सीखो, बड़े सेंटेंस